बाबर आजम की उसकी टेक्निक खराब हो गई हुई है। पिछले 3 साल से कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता, तो मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ तो सब मेरे खराब, बाबर को बाहर कर देंगे। तो मैंने कहा भाई इससे बेहतर है कि मैं रिजाइन कर देता हूँ, आप कर लें जो करना है। आज जो उसकी हालत हुई है ये इन्हीं लोगों ने करवाई है जो मेरे पे तनकीद कर रहे हैं। जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। प्लेयर पावर असल में होता है, मतलब ये जो हमें बताया जाता है कि उस ज़माने में वसीम अकरम साहब बोर्ड से बड़े थे, या आज के ज़माने में लोग बाबर के बारे में ये कहते हैं। लेकिन ये अगर रमीज़ भाई ने काफ़ी पावर दी हुई थी, रमीज़ भाई ने खुद पावर दी हुई थी बाबर को, बहुत पावर दी हुई थी। हार्दिक पांड्या स्विंग कर रहा था, आपने मैच देखा होगा, बिल्कुल, और शाइन से नहीं हो रही, और शाइन को पहले ओवर में अगर छक्के मारने के लिए लोग रेडी हैं। पेस तो उनकी थोड़ी सी गिरी है। शुएब को आप ले रहे नहीं, तो शुएब का क्या कसूर है? शुएब को कहें भी आ जाए, आप करें पाकिस्तान की बॉलिंग कोच के हेड बन जाए। सुनने में आता है जी चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं होता। आज तक रमीज़ भाई बने या शायद इजाज बट सब थे। उस टाइम क्यों नहीं उनसे चेंज हो पा रहा था? क्योंकि आपने तो ये एक्चुअली किया हुआ है ना, आप इनसाइड ऑफ द सेटअप रहे हैं। अच्छा, हो नहीं रहा था इसलिए रिजाइन किया ना, लोग रिजाइन नहीं करते। मैं रिजाइन करके आया हूँ, 2-3 दफा रिजाइन किया मैंने। आपने माशाल्लाह जब कन्वर्ट किया तो इस पे कुछ लोगों ने कहा कि यार ये इसलिए था क्योंकि इंजमाम जब कैप्टन थे तो उस टाइम रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान की क्रिकेट में। क्या ये सच है? अच्छा, आपको ये लगता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज, मेरे बचपन का एक क्रिकेटिंग लेजेंड पॉडकास्ट पे आए हुए हैं पहली दफ़ा। मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। अच्छा यूसुफ भाई, हम शुरू थोड़े से आपकी एक ट्वीट पे करेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपने ये बात की और इस पे हम थोड़ा सा आज ज़्यादा बात करेंगे। वर्ल्ड कप भी चल रहा है। अनलेस वी रिमूव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड पर्सनल एजेंडाज फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट, वी कैन नॉट रिटर्न टू द टीम वी वंस वर। दिस इज़ द डार्केस्ट पीरियड इन आवर क्रिकेटिंग हिस्ट्री एंड माई हार्ट ब्लीड्स फॉर इट। इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एंड फ्रॉम द टीम। देखिए, इसमें ये है कि मेरा ख्याल है कि जो हैंडलर्स हैं ना, उनके बारे में ये बात है कि वो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, जैसे अभी शुएब ने भी कल कहा कि चेयरमैन साहब के बारे में उसने बात की, फिर उसने कहा चेयरमैन साहब का वो बिल्कुल नहीं वो जो अब हाँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐसी तो चीज़ें। उसमें बात ये है कि चेयरमैन साहब के साथ में 1-1.5 साल मैंने काम किया है। मोहसिन नकवी साहब जी, के वो साथ। बहुत मेहनती हैं और वो चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो हैंडलर्स हैं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मिसाल के तौर पर चेयरमैन साहब किसी कैप्टन को लेके आते, किसी को भी ले आए, मिसाल है, तो बाकी जो कोचिंग स्टाफ है, कोच है, जितने भी लोग हैं ना, वो फिर अगर कप्तान कोई गलत चीज़ भी कर रहा होता है ना, तो वो डर जाते हैं, वो सही बात बताते नहीं उसको कि यार इनका तो ताल्लुक होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको सही बात करनी है, कोई सुने या ना सुने। आप अगर कोई चीज़ गलत होते हुए देख रहे हैं तो आपने बात करनी कि ये चीज़ सही नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर किसी कोच को कोई लेके आता है चेयरमैन, और वो कैप्टन ये समझ लेता है यार इसकी कोच की और कैप्टन की बड़ी अच्छी है, तो कोच कोई गलत चीज़ कर रहा होगा तो कैप्टन उसके बारे में नहीं बात करेगा, यार ये गलत है, यहाँ से वो डर जाते हैं। तो इसीलिए हैंडलर्स जो है ना, यूसुफ भाई कौन है हैंडलर्स? अगर मैं आपसे पूछूं, हैंडलर बहुत से आप देखें, किसी भी चेयरमैन का कसूर नहीं है। इंडिया का अभी सुनने में आता है कि चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है आज तक रमीज़ भाई बने या शायद इजाज बट सब थे, बाकी माजिद भाई जो थे वो सीईओ थे, वो चेयरमैन नहीं बने थे। बाकी सब ऐसे वो लोग आते हैं जो मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मोहसिन भाई बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट करते हैं। अभी देखिए पाकिस्तान टीम को कॉन्फिडेंस देने के लिए श्रीलंका पहुंचे हुए थे, स्टेडियम उन्होंने रीबिल्ड किया, पूरा स्टेडियम नया बनवाया, बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जो अभी मामला किया उन्होंने, हम मैच नहीं खेलेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त था। आपको लगता है उन्होंने सही डिसीजन ली थी? बिल्कुल सही, जो भी किया उन्होंने, पहले मना किया और उसके बाद जैसे वो उन्होंने चीज़ें बनवा के दोबारा खेलें, सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त की हैं। तो चेयरमैन साहब की तरफ से तो हर चीज़ वो करने को तैयार है, लेकिन हैंडलर्स उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। और आप मुझे ये बताएं ना कि जब आप भी खेलते थे मिसाल के तौर पे, तो चेयरमैन चेंज होते रहते थे, ऐसी चीज़ें, मसले मसाइल बहुत होते रहते थे, इससे कितना ड्रेसिंग रूम इफेक्ट होता है? मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये तो देखिए, ये तो हैंडल ये जो अपना चेयरमैन चेंज हो रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट कर रही है।
इसमें हमारा तो कोई नहीं, हमने तो क्रिकेट खेलनी है। हमारी जो स्किल है हमने उसको हमें रोज़ अच्छा करना है। मैं अगर बैट्समैन हूँ तो मैंने अपनी स्किल को और बेहतर करना है बैटिंग में, बॉलर्स ने बॉलिंग में करना है, हर बंदे ने अपना एक काम करना है। ये ऊपर के लेवल का काम है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। हमने तो अपनी गेम को अच्छा करना है। यूसुफ भाई, बड़ी क्रिटिसिज्म होती है ऑनलाइन मीडिया इधर उधर, जो लोग कहते हैं कि यार जब लोग खुद उस पोजीशन में जाते हैं, हैंडलर्स या पीसीबी का जब वो हिस्सा बनते हैं, फिर वो टफ डिसीजन लेते नहीं हैं। आप पे भी ये तनकीद हुई है, और जब निकलते हैं उस चीज़ से और फिर जब खुद फॉर एग्जांपल नहीं होते उसमें, फिर वो कह सकते हैं। तो जिस तरह मिसाल के तौर पे आप भी पीसीबी के सेटअप में रह चुके हैं, आपने रमीज़ भाई की बात की, बहुत सारे हमारे एक्स लेजेंड्स हैं जो उस टाइम जब अंदर थे, तो उस टाइम क्यों नहीं उनसे चेंज हो पा रहा था? क्योंकि आपने तो ये एक्चुअली किया हुआ है ना, आप इनसाइड ऑफ द सेटअप रहे हैं। अच्छा, हो नहीं रहा था इसीलिए रिज़ाइन किया ना, लोग रिज़ाइन नहीं करते। मैं रिज़ाइन करके आया हूँ, 2-3 दफ़ा रिज़ाइन किया मैंने, और मेरा रिज़ाइन मान नहीं रहे थे, इसके बावजूद मैंने फिर तीसरा रिज़ाइन किया। तो उसकी वजह यही थी, क्योंकि जब बाबर आजम के अगर आप देखेंगे ना, 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ, और मैंने टीवी पे भी आके बोला था ये, कि उसकी टेक्निक ख़राब हो गई हुई है, उससे उस तरह बैटिंग पिछले 3 साल से कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। आउट ऑफ फॉर्म बंदा 2-3 सीरीज़ में होता है। अब हर जगह से आप सुन रहे होंगे वो आउट ऑफ फॉर्म है आजकल, तो क्या हो गया? नहीं, आजकल आउट ऑफ फॉर्म नहीं, 3 साल से रन्स नहीं कर रहा वो। और मैं उस वक्त कहा था जब मैं सेलेक्टर था, तो मैं कहता था यार इसको रेस्ट दे दो, इसको फर्स्ट क्लास में भेजें और इसको एकेडमी में आके इसकी टेक्निक पे काम होगा, जब ये ठीक होगा तो वापस आ जाएंगे। तो मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ, तो सब मेरे खिलाफ, बाबर को बाहर कर देंगे, बाबर को रेस्ट कराएंगे, और ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। तो मैंने कहा भाई इससे बेहतर है कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, आप कर लें जो करना है। फिर हुआ क्या, एंड ऑफ द डे 4-5 महीने बाद उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया टेस्ट में। आप देखिएगा एक सीरीज़ में टेस्ट टीम में से उसको ड्रॉप ही कर दिया। तो मैं तो जो कर रहा था, मैं बाबर की बेहतरी के लिए कर रहा था, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा था, कि उसकी टेक्निक, आज जो उसकी हालत हुई है ये इन्हीं लोगों ने करवाई है जो मेरे पे तनकीद कर रहे हैं। कि आपको लगता है उसकी टेक्निक इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि हमने उसकी पोजीशन चेंज की, उसको T20 में फिट करने के लिए उसको पावर हिटिंग कराने के बोला, या क्यों, क्या वजह है कि अगर एक बंदे की इतनी अच्छी टेक्निक है तो ख़राब हो जाए वो मिड करियर? देखें, आप मुझे ये बताएं, आजकल की क्रिकेट जो T20 की हो रही है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर्स की रिक्वायरमेंट है या गेम जो सिस्टम चाहिए वो रिक्वायरमेंट है? गेम जो चाहिए, स्ट्राइक रेट। हाँ, तो प्लेयर तो कोई भी प्लेयर हो, अगर आप उसको ओपन खिलाएं, 3 खिलाएं, 4 खिलाएं, 5 खिलाएं, अगर वो प्लेयर है तो वो तो हर जगह परफॉर्म करेगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इस पॉडकास्ट को उठा के किसी दूसरे रूम में ले जाएं तो पॉडकास्ट ख़राब हो जाएगा? पॉडकास्ट तो आप वैसे ही करेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो जो नंबर का मसला नहीं है, आप किसी भी नंबर पे खेल रहे हैं, आपने जो उस पर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, ये असल क्रिकेट है। कोई भी प्लेयर हो, बॉलर हो, उसने उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना जो पाकिस्तान को चाहिए, जो टीम को चाहिए इस टाइम। ये कहना कि किसी का नंबर सही नहीं, आप मुझे बताएं, अभी ओपनर नहीं था ये ऑस्ट्रेलिया में, कितने रन किए बताए ना? खास नहीं। 103 के स्ट्राइक रेट से 10 मैचेस में 200 रन किए। और आप मुझे ये बताएं, उधर मोहम्मद यूसुफ था सामने या स्टीव स्मिथ था जिसने कहा था रुक जाए भाई उधर ही? तो मैंने किया था, किसने किया था? उस स्टीव स्मिथ ने रोक दिया था कि आप सही नहीं खेल रहे, आप उधर ही रहे। वैसे तो उस टाइम ऑलमोस्ट 50 पे था, खैर, लेकिन हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं यूसुफ भाई। जब आप बाबर के साथ, उसने अगले ओवर में कितने रन बनाए थे? हाँ नहीं, स्टीव स्मिथ ने तो फिर उधर दिखा दिया था ना, बंदा क्या स्टीव गया स्मिथ वो है जो 3 साल पहले रिटायर हो गया है, जो उसकी टीम उसको T20 में सिलेक्ट नहीं करती, वो टेस्ट प्लेयर समझते हैं, हम सब उसको टेस्ट प्लेयर समझते हैं, उसने रोक दिया। लेकिन यूसुफ भाई, यही मेरा अगला सवाल था, टेस्ट में बाबर कभी उस तरह नहीं रहा जिस तरह है, तो वो मतलब उसके सबसे अच्छे स्टैट्स T20 में ही हैं इन टर्म्स ऑफ रन स्कोर्ड, राइट? मतलब आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर है। ODI क्रिकेट में बहुत अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट में वो आज तक अभी तक उस लेवल पे नहीं आ पाए जिस लेवल पे शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपने पर्सनली बाबर आजम के साथ टाइम गुजारा, आपने नेट्स में देखा, कितना कुछ मेंटालिटी की बात है, कितना कुछ वो आप सीखने के लिए वो रेडी थे या नहीं रेडी थे? क्योंकि कुछ हमारे जो पहले गेस्ट आए हुए हैं उनने कुछ ऐसे इंडिकेट किया था कि जो पाकिस्तान की करंट टीम है वो हमारे पुराने लेजेंड्स की इतनी सुनना नहीं चाहती। क्या ये बात सच है? नहीं, बात लेजेंड की या उसकी नहीं है, बात ये है कि वो जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। कोई बड़ा, अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, तो वो चीज़ें
मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई है। और ये अच्छी चीज़ नहीं होती किसी भी प्लेयर के लिए, ग्राउंडेड होना पड़ता आपको। जैसे हमने देखा इंजमाम भाई थे, सईद भाई बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन अगर जावेद भाई बात करते थे कुछ सुन रहे होते थे, हमारे जो भी कोच थे उसकी बात सुन लेते थे अच्छे तरीके से। करना ना करना बाद में आपको देखना होता है कि आपको कौन सी चीज़ इसमें बेहतर लग रही, कौन सी नहीं। या आप इतनी क्रिकेट खेली होती है, आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ मैं करूँगा इनकी तो मुझे फ़ायदा होगा, और कौन सी मैं नहीं करूँगा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो आपको भी अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी बैटिंग की। तो ग्राउंडेड रहते थे, और भी दुनिया के आप प्लेयर देखें वो ग्राउंडेड रहते हैं, उनके कॉलर खड़े नहीं हुए थे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ का। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। आप जितने भी रन्स कर लें, जितने भी बड़े प्लेयर बन जाएं, आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। वो एरोगेंस नहीं आनी चाहिए आप में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जब वो दुबई वाली वर्ल्ड कप हुआ और काफ़ी हम आगे गए, सेमीफाइनल्स में हार गए, उसके बाद हम इंग्लैंड से फाइनल हारे, वो एक टाइम आया जब लग रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उठ रही है। वो दुबई वाले वर्ल्ड कप में तो स्पेशली हम बहुत अच्छे थे, जो हम सेमीफाइनल हार गए थे। उस टाइम पे लग रहा था ये जो हमारा क्रॉप है, और एक कोर तो अब बन गया है ना, ये कोर अच्छा है बुरा है, उसमें शादाब है, शाहीन है, बाबर है, हारिस रऊफ तो अभी टीम में नहीं है, नवाज़ है, शादाब, ये बड़े अरसे से हमारे सेटअप का हिस्सा हैं। आपने ये बात की कि अब कुछ प्लेयर्स का टाइम ख़त्म हो गया है, या इनका एटलीस्ट T20 क्रिकेट से टाइम ख़त्म हो गया। इन लोगों को की करियर अगर आज ख़त्म हो जाए तो क्या, कैसे आने जाएंगे? ये क्या हमारे लेजेंड्स होंगे? ये किस कैटेगरी के प्लेयर्स कंसिडर किए जाएंगे? देखिए, लेजेंड तो अगर जो आप किसी भी दुनिया के बाहर के प्लेयर से पूछेंगे जो बड़े हैं, वो टेस्ट क्रिकेट से किसी को वो करते हैं, टेस्ट और वनडे जो पहले वाली थी। आजकल की वनडे तो बहुत आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी हुई हैं, लेकिन जो पहले प्लेयर होते थे ना, वनडे और टेस्ट से उनको मुवाजना किया जाता था। जैसे पाकिस्तान में अगर लेजेंड्स देखेंगे तो 4-5 ही हैं। हनीफ भाई को मैंने देखा नहीं हुआ खेलते, लेकिन उनकी मैंने बहुत रिस्पेक्ट सुनी है, बाहर लोग उनके बारे में ऑस्ट्रेलिया में भी बात करते थे कि बहुत बड़े प्लेयर थे। उनके बाद ज़हीर अब्बास हैं, जावेद मियांदाद साहब है, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, ये 4 प्लेयर ऐसे थे जो वनडे और टेस्ट में इवन खेलते थे। तो ऐसे प्लेयर्स को आप लेजेंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो कोई एक वन डायमेंशन प्लेयर होगा ना, वो लेजेंड में नहीं आ सकता। अब वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी अगर वन डायमेंशन है उसको आप लेजेंड नहीं कह सकते। उसको उसकी गेम ही नहीं है इम्प्रूवमेंट करने की, तो लेजेंड नहीं है। प्लेयर है अच्छा कोई भी हो, लेकिन लेजेंड के लिए आपको, जैसे लेजेंड आप कह सकते हैं जो रूट को, स्टीव स्मिथ को, विलियमसन को, इनको, विराट कोहली को भी कह सकते हैं। हालांकि उसकी टेस्ट में एवरेज इतनी अच्छी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके स्टैट्स हैं, उसने उस टाइम भी रन्स किए हैं वनडे में जब ये वाले जो थे रूल्स नहीं थे, उसने पहले वाले में भी रन्स किए हैं। तो इसलिए मैं उसको कह रहा था, वो T20 में वो जो क्रिकेट खेलता था, मैच विनिंग इनिंग खेलता था। आप देखें कि हम बाबर से भी यही चाहते थे कि वो छोटी टीमों के खिलाफ ना खिलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ खेले और ऐसा परफॉर्म करे जैसे विराट कोहली करता था, मैच को एक साइड पे कर देता था। आप देखें आखिरी वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, फाइनल में मैन ऑफ द मैच होगा, पूरा वर्ल्ड कप ही जिता के ले गया। तो इस तरह की परफॉर्मेंस चाहते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं। अगर आप देख लें कि क्या ये है, नहीं माइंडसेट का तो चले एक और कॉन्वर्सेशन। अच्छा, एक चीज़ में माइंडसेट वाला चूरन बड़ा गलत बेचा जा रहा है। अच्छा, ये बहुत गलत है। क्यों? जब तक कि आप में स्किल नहीं होगी, माइंड कुछ भी नहीं कर सकता। स्किल ही नहीं है, माइंड क्या करेगा? मैं ये पूछने वाला था। अच्छी बात है आपने ये बात बोली कि टेक्निकली जब बाबर अपने पीक पे थे, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से, आप बैटिंग कोच भी थे उस टाइम, टेक्निकल बाबर की जो पीक थी, अगर मैं आपको बोलूं कंपेयर किया जाए आपके ज़माने के क्रिकेटर से, आपसे, यूनिस खान से, इंजी भाई से, कितना टेक्निकल डिफरेंस था? कितने सिमिलर पावर पे थे एज अ मतलब ओवरऑल बैट्समैन? देखिए, इंजी भाई और सईद भाई का तो लेवल एक अलग है, मैच नहीं कर सकता, उसको तो छोड़ ही दें, ठीक है, वो नहीं मैच हो सकता। वो बहुत बड़े प्लेयर थे, ज़हीर अब्बास, जवेद, ये 4 प्लेयर अलग कैटेगरी के, उनको आप छोड़ दें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके जो शुरू के 2-3 साल थे ना, जैसे आप T20 के भी देख लें, उस वक्त रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी। उस वक्त चल रहा था 120-25 का स्ट्राइक रेट चाहिए, तो उस वक्त ये ठीक था। रिजवान का भी इतना ही स्ट्राइक रेट है, तो चल रहे थे। लेकिन अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो उस हिसाब से खेलेंगे तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे
आज हमें चाहिए 150 60 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट, कोई भी नहीं खेलेगा। अगर अभी भी जो प्लेयर खेले, अगर ये भी नहीं खेलते इनको भी चेंज करें, कोई दूसरे ले आए। हमने पाकिस्तान को जितवाना है, किसी प्लेयर को फेवर या उसको नुकसान नहीं देना। प्लेयर सब हमारे ही हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। जो भी इस रिक्वायरमेंट को मीट करेगा वो क्रिकेट खेले, जो नहीं करता तो उसको नहीं खेलना चाहिए। क्या आपको लगता है हसन नवाज की जगह थी इस टीम में? जनरेशनल टैलेंट इसके बारे में बताया गया था हमें। जिस तरह वो आया था उसको रेडी करना चाहिए था ना। सिलेक्शन कमेटी भी बहुत से सवाल उठते हैं उन पे भी। ये मैं वही कह रहा हूँ, हैंडलर्स जो है ना ये गलत चीज़ें कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी पे आपका क्या ख्याल है? इस दिस आपने बात की ना बाबर की कि टेक्निक तो नहीं हो सकती जब 3 साल ऐसे गुजर जाएं। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद कुछ थोड़ा सा फॉर्म पिक करते हैं, फिर पेस तो उनकी थोड़ी सी गिरी है। क्या ये एक ऑफ डे है? क्या ये एक ऐसी चीज़ है कि वो अब कुछ फॉर्म में नहीं है, या क्या ये एक ऐसी चीज़ है कि अब हम इसको लॉन्ग टर्म देखें कि कुछ शाहीन शाह अफरीदी में मसला चल रहा है? नहीं, उसको भी मेरा ख्याल है टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, ये कोई फॉर्म का मसला नहीं, क्योंकि स्विंग भी नहीं है। हार्दिक पांड्या स्विंग कर रहा था, आपने मैच देखा होगा, बिल्कुल, और शाहीन से नहीं हो रही। और शाहीन को पहले ओवर में अगर छक्के मारने के लिए लोग रेडी हैं, तो आपका एक मेन बॉलर हो उसको दूसरी टीम लिफ्ट ही नहीं करा रही, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यूसुफ भाई, आपके दोस्त शोएब अख्तर साहब जब पॉडकास्ट पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि यार ये जो फास्ट बॉलर है ना ये हमारे कैंप में ना लगे। बहुत वो तो आपको पता है थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या ये असल में ऐसा है कि हमसे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं हो रहे? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की भी फॉर्म डिप हुई है, हारिस टीम में नहीं है, नसीम का भी फॉर्म डिप हुआ है, सलमान थोड़ा सा आप एक आर्ग्यू कर सकते हैं अच्छा खेल रहा है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम वो फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो शायद आपके ज़माने में तो खैर वर्ल्ड क्लास थे, लेकिन ऐसा अब फील हो रहा है कि फास्ट बॉलर्स का इशू पाकिस्तान में नज़र आना शुरू, और ये कभी पहले नहीं होता था। उसकी जो मुझे समझ आती है कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्टर फॉर्मर क्रिकेट खेलते हैं, उसकी वजह से आपके मसल्स वैसे जो है ना रेडी नहीं है। क्योंकि जैसे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट लोग खेलते थे, ज़्यादा 20-20 ओवर करते थे एक दिन में। अब 20 ओवर आपने 5 मैचों में करने, एक दिन में 4 ओवर, और आप थक जाते हैं। आप कहते हैं कि वर्कलोड बातें चल रही होती। तो ये मेरा ख्याल 4 ओवर की क्रिकेट ने ज़्यादातर नुकसान दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल बॉलिंग करना मुश्किल है, वनडे में स्पेशली बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको 2 नए बॉल मिलते हैं और 40 ओवर तक सर्कल है, रिवर्स स्विंग होता नहीं। पहले ये था कि 270-80 स्कोर विनिंग स्कोर होता था, बिल्कुल, क्योंकि आपको एक बॉल होता था, 15 ओवर का सर्कल होता था, और बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू होता था। 10वें 12वें ओवर में सब टीमों को बॉल बनाना आता था। बनाना समझते हैं ना क्या होता है? मैं वो टेम्परिंग जिसे कहते थे एक ज़माने में, और अब जिसे कहते हैं रिवर्स स्विंग, वो सबको बनाना आता था, सारी टीमों को। हमें खेलना पड़ता था, हमें मुश्किल होती थी। आजकल ये नहीं, आजकल के इसीलिए तो आप देखेंगे हर बैट्समैन कोई 30-30, 40-40, 100 भी कर रहा है। एवरेज देखो 55 की है। आप सचिन की अभी तो 45 है, ब्रायन लारा की 40 है, रिकी पॉन्टिंग की 40 है, सईद अनवर की 39 है, इंजी भाई की 39 है। इनमें से आजकल के दौर में इनमें से कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं जो इनके लेवल का हो। वैसे ये एक सवाल है कि कमर्शियल जो क्रिकेट हुई है IPL के बाद, और अब तो PSL भी पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा हो गया है, आपको लगता है इससे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं? क्रिकेटर्स, शोएब मलिक साहब जो पॉडकास्ट पे आए थे तो कह रहे थे कि क्रिकेटर्स अब सब फ्रेंचाइज क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, डोमेस्टिक कोई खेलना नहीं चाहता, सब स्टार बनना चाहते हैं, और स्टार अब बनते PSL में, स्टार अब बनते हैं T20 में। तो आपके ज़माने में क्योंकि ये चीज़ें नहीं थी तो स्टार शायद उस तरह नहीं होते थे कमर्शियली, या शायद रन रेट या इस तरह, सॉरी आपके जो रन्स हैं एवरेज के, लेकिन इससे ये भी है कि क्रिकेटर की क्वालिटी कम होती जा रही है, क्रिकेटर की टेक्निक कम होती जा रही है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये बात है कि आप लीग क्रिकेट खेल के स्टार बन जाए? दुनिया में कोई लीग क्रिकेटर को कुछ समझते नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर कोई समझते। अनफॉर्चुनेटली इसीलिए तो देखें ना क्रिकेट कहाँ चली गई है। आपकी क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली गई है। आप इंडिया से आपका मैच ही नहीं है। नहीं, हाँ, कोई मैच है? पहले चलो जी, लोग कहते हैं जी आप भी वर्ल्ड कप नहीं जीते, 90s की टीम भी नहीं जीती। भाई वो उनका एक फ्लूक लगता था। कोई वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता था, यहाँ तो रोज़ ही वर्ल्ड कप आया होता है। ये वर्ल्ड कप है जो रोज़ आ जाए? ये तो वर्ल्ड कप ही नहीं है। रोज़ यार ये कौन सा वर्ल्ड कप है?
ये तो मोहल्ले में टेप बॉल खेलते थे उस वक्त होता था, रोज वर्ल्ड सीरीज शुरू हो गई। ये वर्ल्ड कप बस नाम दिया हुआ है, लेकिन हर साल बाद 2 साल बाद ये आ जाता है जी T20 वर्ल्ड कप। वैसे यूसुफ भाई एक बात बताऊँ, मैं हमारी जो जनरेशन है ना, अगर हमें इशू है ना, हमें आप लोगों से, उस टाइम हम इतने बेहतर थे और उनके फ्लूक लग जाते थे, क्योंकि अब तो ये तो कॉन्टेस्ट ही नहीं है ना। ये कॉन्टेस्ट, अब मैं वही बता रहा हूँ, उस टाइम उनका यही हिसाब था हमारे साथ। नेक्स्ट डे बायलैटरल सीरीज सब हार जाते थे, हमने उनके घर जाके उनको वनडे सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज मारी है। फिर 2-4 से हमने उनको 2005 में मारा जाके, घर जाके। तो हमने तो उनको हर जगह मारा है। ये बायलैटरल सीरीज जीत सकते हैं ये जब भी टीम खेल रही है। मैं तो यही सोचा था, मोहसिन नकवी साहब अगर एग्री कर जाते तो हम सारे हार जाएंगे। बहुत बुरा सीन होता। हाँ, तो ये देखें, ऐसे मैच लोगों ने ना अपने, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बाहर से जो आए होते हैं, जो कोचिंग स्टाफ में लगते हैं, वो अपने चक्कर में हम पहली वाली टीम को भी मेंटली डाउन करा दें। जो मेंटल प्रेशर आया, मेंटल प्रेशर नहीं होता था, वो एक अंडरडॉग आते थे, वो मैच जीत जाते थे, एक मैच, और उसमें हम शोर डाल देते हैं, वो भी वर्ल्ड कप का। बाकी हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उनको मारा हुआ है, ठीक है। एशिया कप में जो पहली दफ़ा एशिया कप जीते थे, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मैं था, 2-3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी मैं था। वो पहली दफ़ा जीते थे 2000 में। तो मेरा मकसद, बातें मैं सुन रहा होता हूँ, मैं हैरान हो रहा था, ये बातें क्या कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। इस टीम की स्किल और टेक्निक को बेहतर करने के बजाय मेंटल बात कर रहे होते हैं। आपको पता है ये क्यों ठीक होती है? मेंटल कब काम करता है? जब आपने कोई टेक्निकल चीज़ों के साथ आपने स्किल इम्प्रूव की हो। आप कह रहे हैं मेंटालिटी का इशू है ही नहीं? नहीं, मेंटालिटी का इशू नहीं है, टेक्निक का इशू है। लेकिन यूसुफ भाई, मैं यही आपसे अगर पूछूं, आपके ज़माने में हम बहुत बेहतर थे और वो नहीं थे। अब ऐसा भी है ना कि मिसाल के तौर पे एशिया कप का फाइनल खेले हम, हाँ, हमने कभी भी वो एशिया कप नहीं जीतना था। वो चलें, तीसरा मैच कुछ हद तक क्लोज था, पहले 2 तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया भी निकल गई है वर्ल्ड कप से, पाकिस्तान अगर इस वर्ल्ड कप में मिसाल के तौर पे सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाता है या फाइनल तक पहुंच जाता है, ठीक है, और हमें इंडिया के साथ मैच वापस पड़ जाता है। अब देखिए इंडिया कितनी बेहतर है बाकी दुनिया से, ये भी तो एक फैक्टर है ना। मतलब इस राइवलरी में 2 चीज़ें हुई हैं, हम इस तरफ गए हैं, मतलब बुरे होते गए हैं, और वो इस तरफ गए हैं, वो बहुत बेहतर हुए हैं। वो दुनिया की सबसे अच्छी T20 टीम है। टेस्ट में एक आर्गुमेंट, T20 की तो दे आर द बेस्ट। टेस्ट में भी अभी हुए हैं ना। हाँ, टेस्ट में भी अभी वो खराब हुए क्योंकि उनके 2 मेन प्लेयर चले गए। तो टेस्ट में प्रॉब्लम होगी उन्हें अभी जी। लेकिन अगर वो भी इस वजह से कि वो भी T20 की तरफ बहुत जा रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट को वो भी बहुत देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो फौरी वापस आएंगे इसकी तरफ, क्योंकि उनके जो जैसे जय शाह भी क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उनके हैंडलर्स अच्छे हैं, वो उनको अच्छी बातें पास ऑन करते हैं, तो वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमारे वही प्रॉब्लम है, हमारे चेयरमैन साहब चाहते हैं, लेकिन हैंडलर्स ऐसे हैं कि वो सही इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बेहतर हो। यूसुफ भाई, ये भी बड़ी बात होती है हैंडलर्स की, अगर आप बात कर रहे हैं ना कि यार एक दूसरे से एक्स क्रिकेटर्स लड़ते रहते हैं, जिस तरह, मतलब मुझे अब इसके बारे में पता नहीं है, आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि जो आपकी जनरेशन है, जो लेजेंड्स हैं, उन पे हमेशा ये बात होती है कि एक दूसरे से लेग पुलिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। रमीज़ राजा मिसाल के तौर पे आपके साथ उनकी आर्ग्यूमेंट चलती रही हैं। ये चीज़ें अब मुझे नहीं पता, उस साइड तो बॉर्डर भी होती है, पाकिस्तान इंडिया में तो माशाल्लाह हमारे मसले ऐसे ही हैं। लेकिन क्या इन चीज़ों की वजह से वो हैंडलर्स अच्छे नहीं है? क्योंकि बहुत सारे जो आपके करंट क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं यार जो हमारे से ऊपर हैं, हमारे हैंडलर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बस ये वो तो है ही नहीं जिनकी आप बात करें, कोई भी क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। तो वो तो बात लेकिन किसी टाइम पे ये सब कभी न कभी तो रहे। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे गलत बात है। और रमीज़ भाई के साथ जो आपने बात की है, जब हम बोर्ड में थे, मैं पहले बोर्ड में था, वो बाद में चेयरमैन बने, तो ना उन्होंने मुझे छेड़ा और ना मैं उनके पास गया हूँ। लेकिन जब वो ख़त्म हो गए तो फिर मैं उनके पास गया था कि जो आपने भी बात की है कि वो क्यों हुई थी बात, उसके लिए मैं उनके घर गया था। अच्छा, से बात हुई है मेरी। लेकिन उनको भी क्रेडिट जाता है, वो चेयरमैन आए, उन्होंने मुझे मेरी पोजीशन से नहीं हटाया, और ना मैं इसलिए उनसे मिलने गया कि वो चेयरमैन आए तो मुझे ना हटाएं, मैं भी नहीं गया था मिलने। तो हम दोनों ने उधर मिल के काम किया, जो काम करना चाहता है। बात समझे आप? लेकिन फिर यूसुफ भाई, मेरा दूसरा सवाल ये आ जाता है कि हम कहते हैं कि ठीक है, माना मोहसिन नकवी साहब एक बिज़नेस के आदमी, एक लीडर हैं, तो वो ठीक है। कोच की जहाँ तक बात आती है, मुझे नहीं समझ आता कि हमें एक फ़ॉरेन कोच क्यों चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हसन बुरा है, माइक हसन डूइंग वेरी वेल, उनने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी अच्छा किया, कुछ चीज़ें उनकी इंटरेस्टिंग हैं इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के लिए।
लेकिन अजीब मुझे ये लगता है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे पास रहे हैं, अब ये तो कोच तो शुड भी है क्रिकेटर, नहीं मेरा हो सकता है बड़े क्रिकेटर ना आना चाह रहे हों, शुएब अख्तर को ऑफर कर दें, वसीम भाई को ऑफर कर दें, 2 ही बड़े प्लेयर रह गए, बाकी तो वकार भाई ने तो बहुत मरतबा की है। सिक्लैन को आपने खुद हटा दिया था, वो तो कर रहा था, वो तो उसके टाइम पे तो आप वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हैं, एशिया कप का फाइनल भी खेले हैं, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज भी जीते हैं, तो उसको तो आप लोगों ने खुद ही हटा दिया। तो इसमें उसका क्या कसूर है बड़े प्लेयर का? शुएब को आप ले रहे नहीं तो शुएब का क्या कसूर है? शुएब को कहें भी आ जाएं, आप करें पाकिस्तान की बॉलिंग कोच के हेड बन जाए, उसको आप ऑफर तो करें, वसीम भाई को ऑफर करें, उनको लें, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं, बल्कि एक इंडिया के भी बंदे ने कहा था कि पाकिस्तान के सारे बड़े प्लेयर टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, बोर्ड में क्यों नहीं आते? तो आप ऑफर करें, नहीं आएंगे तो पता चल जाएगा। जिसे जयसूर्या इज डूइंग वेरी वेल विद श्रीलंका, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप कहें किसी को ऑफर करेंगे तो पाएंगे ना। मैंने 4 साल करके रिजाइन कर दिया, अब 4 साल बहुत होते हैं, कोई और आए। अच्छा यूसुफ भाई, एक और जो इस तरह की बात है ना कि ये भी बड़ी बातें होती है कि पर्चियाँ बहुत होती हैं पाकिस्तान की, खैर क्रिकेट में सिर्फ नहीं, हर जगह ये बात होती है कि जी नेपोटिज्म है तो पर्चियाँ हैं, मेरिटोक्रेसी नहीं है कहीं पाकिस्तान में। अब मैं तो ऑब्वियसली क्रिकेट को दूर से देखता हूँ, आप मुझे बताएं कि कितना ये सच है, कितना मैटर करता है? आजकल तो ये भी कॉन्वर्सेशन हो रही है ना कि वो एक्स लेजेंड और वो एक्स लेजेंड अपने दामाद को बचा रहा है, अपने उसको बचा रहा है, अपने इसको बचा रहा है, कितना मैटर करता है ये चीज़ें? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसी है नहीं है। देखिए, जो अब ग्राउंड में परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी, जो परफॉर्म नहीं करेगा सारी दुनिया बोलेगी। देखिए, जैसे मैंने ट्वीट लगाया सब बोलना शुरू हो गया कि इन तीनों को निकाल दे। मेरी ट्वीट सबसे पहले आई है, मैंने ये कहा कि अब इन तीनों का टाइम पूरा हो गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी है, मज़ा नहीं आ रहा था, ना बैटिंग का ना बॉलिंग का, किसी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आप नए लोगों की तरफ जाएं। आप हारेंगे, अभी भी हारे हैं, बहुत बुरी, इससे बुरा क्या हारेंगे? 64 रन से या 60 रन से हार गए हैं, तो आप चले 100 से हार जाओगे, क्या हो जाएगा? हार तो हार ही है। और वैसे भी वो कह रहे हैं कोई मैच ही नहीं है, आप सबकी बात सुन लें आप इंडियंस की, और वो जो बात कर रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं, इस टाइम तो कोई मैच है ही नहीं। तो आप नए प्लेयर्स ले आए, अगले वर्ल्ड कप तक वो रेडी हो जाएंगे। क्या आपने इन्हीं के साथ जाना है? कैप्टन ठीक है आपके ख्याल में? आगा कैप्टन देखिए, हर जहाँ भी कोई परफॉर्म नहीं करेगा सब चेंज हो सकते हैं, ठीक है या नहीं, ये तो बात की बात है। अभी तो वो नया है इन सब में, ये 10-10 साल से खेल रहे हैं, इसको साल हुआ मैं T20 में आए हुए, इस पे इतनी ज़्यादा उंगलियां नहीं, ठीक है इससे कप्तानी थोड़ी गलत हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाहर जो कोच था, जो उसने प्लान दिया, जो उसके आपने अगर वो सुने, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल, कि हमने तो 11वें ओवर के लिए उसको रखा हुआ था, 11वें ओवर में करवाया। हाँ जी, ये क्यों? तो ये तो मैंने कल भी टीवी में कहा है कि इससे डफर आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ रहे हैं पावर प्ले में और आपको फैंटी लगा रहे हैं, और आप अपना मेन ऑफ स्पिनर नहीं लगा रहे और खेल भी लेफ्ट हैंडर रहे हैं। तो ऐसे बंदे को मेरी समझ से बाहर है, ये भी हैंडलर्स ने करवाया हुआ। ये कोई मनी बॉल वाला सिस्टम है कि मुझे भी नहीं समझ आती कि क्यों नहीं उसको लाया। वैसे उस्मान तारिक की अगर हम बात ही कर रहे हैं, एक्शन पे हमारे पड़ोसियों ने बड़ा इख्तलाफ किया कि ऐसा है वैसा है। आपने तो खैर बहुत क्रिकेट खेली हुई, आप मुझे बताएं, एक तो रिलीज़ जो कहते हैं लेट करते हैं, कितना मुश्किल है ये खेलना, और दूसरा आपको लगता है कि कोई इशू है? मेरा नहीं ख्याल, मलिंगा भी ऐसे ही करता था, उसको तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मुरली का भी इशू होता था। मुरली तो अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। उस टाइम 2-4 बॉलर थे, उस पे अगर आजकल के दौर में होते तो शायद क्रिकेट ना खेल पाते। जैसे कि बहुत से हैं, नाम नहीं ले सकते, खेले में क्रिकेट साथ हम सब खेले, मुरली के साथ भी खेले, तो अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है कि मॉडर्न क्रिकेट में, आपने अभी बात की ना कि कंपैरिजन अब देखें हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें भी शौक है ना कि वो कोहली सचिन ऐसा वैसा, आपको लगता है ये बहुत अनफेयर है? अभी आपने जो बात भी की ना कि देखिए मॉडर्न रूल्स कितने चेंज हुए हैं, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया है, राइट फॉर द, जिस तरह अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो शायद T20 क्रिकेट में इवन जब आप मतलब पूरा फॉर्मेट ही अलग हो गया ना, फिर कमर्शियल पैसे भी बहुत डिफरेंट हो गए हैं। क्या बोलते हैं बहुत अनफेयर है ये कंपैरिजन करना कोहली का सचिन का? या कोहली इस दौर का वाइट बॉल का सबसे अच्छा प्लेयर है, वाइट बॉल का। जो रूट, स्मिथ, विलियमसन, ये दोनों क्रिकेट के टॉप प्लेयर हैं, वनडे भी और टेस्ट भी।
टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वनडे खेलना उनको मुश्किल नहीं लगता। उसमें भी उनकी एवरेजेस देखेंगे तो बड़ी अच्छी एवरेजेस होंगी और रन्स भी अच्छे होंगे, 100s भी उनके होंगे। अगर आप पहले दौर में देखें तो एवरेजेस बड़ी मुश्किल से, टॉप अच्छी एवरेज उस दौर में किसकी होती है जो 37-38 से ऊपर हो। जो 30, 31, 32 वो बैट्समैन नहीं गिना जाता था, वो ऑर्डिनरी बैट्समैन गिना जाता था। तो जो अच्छी एवरेज वनडे में होती थी वो 37-38 से ऊपर के होते थे, वो अच्छे प्लेयर होते थे। और टेस्ट में जो 50+ होता था उनको आप अच्छा कहते थे। आजकल भी टेस्ट में तो ऐसे ही है, 50+ वाला जिसको कहते हैं बहुत अच्छा प्लेयर होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रूट और स्मिथ और विलियमसन इस कैटेगरी में आते हैं। वाइट बॉल में जो मैं कहूँगा कोहली इस टाइम बेस्ट प्लेयर है लास्ट 10-15 साल में। मैं कोहली पे थोड़ी देर में वापस आता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि क्या आपको लगता है फ्रेंचाइज क्रिकेट ने थोड़ा सा क्रिकेटर्स को सॉफ्ट भी कर दिया? अब आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि बंदा कहता है कि यार कोई नहीं, परफॉर्म करूँ ना करूँ, क्योंकि अब ब्रांड बनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिकेटर बनना इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो ठीक है, जिसका मूड है वो खेलें, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले, लेकिन जो बोर्ड्स हैं उनको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। उनको एक कानून बनाना चाहिए कि बस एक लीग से ज़्यादा किसी को खेलने देनी। एक तो PSL हो जाएगी, एक आउटसाइड द कंट्री। इस तरह के रूल्स बनाएंगे तो हमारी टीम शायद बेहतरी की तरफ जाए और अपनी जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक सीजन पूरा है उसको पूरे जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उन सब पे वो खेलना लाजमन होना चाहिए। एक तो ये फ़ायदा होगा जो आपके यंगस्टर हैं वो आपकी मेन टीम के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। कोई अगर आपके टॉप बॉलर्स के खिलाफ 100 कर रहा है कोई यंगस्टर, उसका कॉन्फिडेंस कितना बनेगा। कोई आपका मेन बैट्समैन के खिलाफ 5 विकेटें ले रहा है तो उसका कितना। तो इसको भी चीज़ों को सामने रखना है। अगर आपने अपनी टीम बेहतर करनी है या ऐसे ही अभी 8वें पे, अगर आपने 11वें पे जाना है तो ऐसे ही चलते रहे। प्लेयर पावर की बड़ी बात होती है आज भी और आपके ज़माने में भी, कि यार वो बोर्ड जो है ना प्लेयर से डरता है, वो प्लेयर का इतना ब्रांड है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि आप देखते हैं अंडर 19 हमारी टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसके कितने लड़के आगे आ रहे हैं, फिर इरफान खान, न्याजी, हसन नवाज, इस तरह की तो हमने बहुत सारी बातें की। लेकिन प्लेयर पावर असल में होता है, मतलब ये जो हमें बताया जाता है कि उस ज़माने में वसीम अकरम साहब बोर्ड से बड़े थे, या आज के ज़माने में लोग बाबर के बारे में ये कहते हैं, ये असल में हो सकता है कि आपका इतना पावर हो एज अ प्लेयर कि आप डिसाइड कर रहे हैं चीज़ें? डिपेंड करता है, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन ये अगर रमीज़ भाई ने काफ़ी पावर दी हुई थी, रमीज़ भाई ने खुद पावर दी हुई थी बाबर को, बहुत पावर दी हुई थी। क्यों? ये तो रमीज़ भाई से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जेलसी होती है टीममेट्स के बिटवीन, जेलसी, लड़ाइयाँ? वसीम वकार भाई की तो बहुत फेमस एक राइवलरी, और वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है। नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नुकसान हुआ? वैसे वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए 2003 के वर्ल्ड कप में अगर वसीम भाई कप्तान होते तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती। बहुत से नुकसान भी होते हैं, वो तो उनकी अपनी बॉलिंग का फ़ायदा था ना। अगर लड़ते ना तो शायद और ज़्यादा। और बहुत आपस जो जोड़ के खेलना वो और बात है, जो लड़ के खेलना वो और चीज़ है। कोई कैप्टन था आपके ज़माने में जो आप कहते हैं कि यार इससे बेहतर कोई नहीं था, इसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ? नहीं, देखिए कैप्टन कोई भी नहीं चाहता कि उनकी टीम हारे, कोई भी नहीं चाहता, वो तो जाहिर है। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं ना कि एक लीडर होता है, लोग इस तरह मिसाल के तौर पे धोनी के बारे में कहते हैं, इमरान खान के बारे में कहते हैं। हाँ, इमरान भाई मेरे मकसद सब अच्छे होते हैं। लीडर होना, कोई जीत जाए वो लीडर होता है, जो हार जाए वो लीडर नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है। लीडर अगर धोनी को कह रहे, मैं समझता हूँ उधर सबसे अच्छा गंगुली था, जिसने बिल्कुल इनको तो बनी बनाई टीम मिलेगी ना धोनी को। तो बिल्कुल जैसे एलन बॉर्डर था, वो था जो टीम गिर गई हुई थी, ख़त्म हो गई थी ऑस्ट्रेलिया की, जो 83 से लेके 85-86 तक उनकी टीम बस हो गई थी। बॉर्डर ने जब टीम ली फिर वो दोबारा खड़ी की उन्होंने। बिल्कुल, गंगुली ने जिस तरह की थी, गंगुली ने की है। कह सकते हैं इमरान भाई के दौर में भी ऐसे था। फिर उन्होंने ऐसा एक लाया कि फास्ट बॉलर्स आना शुरू हुए, नहीं तो हम भी स्पिनर एक, अब फिर वही हो गया, एक फास्ट बॉलर बाकी सब स्पिनर। तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क इस चीज़ पे भी होता है। अच्छा यूसुफ भाई, आप जब कैप्टन थे आपको लगता था कि ज़्यादा प्रेशर है? लोग बहुत कहते हैं कि यार वो बाबर पे कैप्टनसी के वेट जो था उसकी वजह से वो नहीं कर पाया, या फॉर एग्जांपल आगा पे कहते हैं कि यार कैप्टनसी एक बहुत बड़ा बोझ है। आप क्रिकेटर रह चुके हैं, आप कैप्टन रह चुके हैं, कितना बोझ होता है? ये
डिपेंड करता है, हर बंदे पे वेरी करता है वो कि कौन क्या प्रेशर ले रहा है क्या नहीं ले रहा। स्किल आपको बचाती है हर प्रेशर से। और स्किल पे जिस तरह आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तो स्किल पे आप इंडिविजुअली कैसे काम कर सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ अभी यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं अंडर 19 में, अगर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिकेट का शौक है, इंडिविजुअल लेवल पे मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ या कोई कर सकता है अपनी स्किल पे बेहतर करने का? एक तो ऑब्वियसली ये है ना कि इंटरनेशनल कोचेज़ हों, चीज़ें हों, इस तरह के सेटअप हो, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है अब क्रिकेटर्स में नहीं आ रही हैं, हमारे बैट्समैन में नहीं आ रही? देखिए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो मैच से भी ज़्यादा मुश्किल हो। फिर अगर आप हर वक्त स्टिक से खेलते रहेंगे ना, वो बहुत ईजी है। वो आप उसका फुटवर्क कोई नहीं होता, उसमें कोई चीज़ नहीं होती, एक ही जगह खड़े होकर आप खेल रहे हैं। एक तो स्टिक लिमिटेड यूज़ करें, बहुत लिमिटेड। आप मेरा ख्याल कोई आपको थ्रो डाउन कर रहा हो वो बेहतर होता है। कोई ऐसी चीज़ करें कि आप स्विंग हो रहा हो, बाउंसर्स हो रहे हो और आपको ना पता हो, रैंडम चल रही हो प्रैक्टिस, शॉर्ट डिस्टेंस से कर रहे हो आप, क्विक रिफ्लेक्सेस बनते हैं आपके। मुझे याद है जब सईद भाई वगैरह ऑस्ट्रेलिया जाना होता था तो एक बॉल होती है टेप बॉल, उसको एक तरफ से वो टेप नहीं करते थे, अच्छा भला स्विंग होता था और शॉर्ट डिस्टेंस से बाउंसर भी जा रहे होते थे, स्विंग भी खेल रहे होते थे। तो आप जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे आपको मैच उतना ही आसान हो जाएगा। तो मेरी तो यंगस्टर से मैं थोड़ा दिन 3-4 महीने अंडर 19 के साथ रहा हूँ हेड कोच, मेरी उधर भी कोशिश होती थी, लेकिन चूंकि मैं आई टूर्नामेंट के दौरान था इसलिए उस तरह हम काम नहीं कर सके। लेकिन जो लड़के बाहर होते थे उनके साथ मैं थोड़ा थोड़ा काम करता रहता था। तो थोड़ी मुश्किल प्रैक्टिस उनको करवानी चाहिए और उनको खुद भी करनी चाहिए। और दूसरा ये कि T20 क्रिकेट को सिर्फ वो इस्तेमाल करें अर्निंग के तौर पर, उससे अपने आप को हीरो ना बनाने की कोशिश करें, उससे अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करने की कोशिश है। क्रिकेट आपकी इम्प्रूव फर्स्ट क्लास से होगी। और यूसुफ भाई, एक और बात जो हमेशा होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, अभी भी हो रही थी कि हमारी फील्डिंग, हमारी रनिंग, हम दो नहीं भागते, कैच नहीं पकड़ते। ये तो आपके ज़माने में भी बहुत ज़्यादा, मेरा 1947 से चल रहा है। ये आपके बारे में भी लोग कहते थे कि अब आप बड़े फिट हो गए हैं, उस ज़माने में आप भागते नहीं थे। ये क्यों? हमें हमेशा सबसे तेज़ भागता था। अच्छा, रनिंग में पता नहीं। हाँ, तो पता नहीं, अब चूरन बेचने वाले बहुत है ना। हाँ, तो ये चीज़ आपको लगता है कितना, मतलब क्या पाकिस्तान 1970 से क्रिकेट में इसलिए, मतलब आप मेरी फील्डिंग पे तो बात कर सकते हैं, मेरी रनिंग पे नहीं बात कर सकते। तो फील्डिंग क्यों नहीं बेहतर? एज इन किसी की भी नहीं, मुझे बताया है किसकी। कहते हैं लोग शादाब, उस दिन शादाब भी बेचारा, किसी की भी नहीं यार। आप हमने तो जो फील्डर होते थे बैट्समैन अच्छे नहीं होते थे। प्रॉब्लम ये चीज़ें चाहते। मेन चीज़ आपकी जो है ना, आप हम कब से ये सुन रहे हैं फील्डिंग कभी ठीक देखी है आपने? नहीं। अच्छा, तो फिर बैटिंग ही ठीक कर लो, मेन चीज़ ही सही कर लो ना। बैटिंग ठीक होती ना बॉलिंग ठीक होती है। जो चीज़ आपके काबू में नहीं है वो ठीक करने चले हैं, वो इनसे होती नहीं है। पाकिस्तान ने कब फील्डिंग सही की है मुझे बता दें? 1947 से अभी तक तो नहीं हुई। लेकिन फिर यूसुफ भाई, मेरा सवाल ये हो जाता है कि थोड़ा सा हम ना हमेशा ही फ्लूकी रहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1992 में हमारे पास क्या प्लेयर थे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी कुदरत का निज़ाम था जी। फिर आप देखें 2009 में भी आ जाएं, जब यूनुस खान के साथ वर्ल्ड कप जीते थे, थोड़ा सा किस्मत का खेल था। जी, ऐसे ही होता है। देखिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी रमज़ान में जीते हैं, 92 का वर्ल्ड कप और 2009 का भी आपने किया, इसी तरह चलता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि रमज़ान में आगा कुछ भी हो सकता है। रमज़ान करीब है, आप सुपर 8 में चले गए तो रमज़ान में लोग इतनी दुआएं कर रहे होते हैं, सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल हो रही होती हैं। हमारा 12th मैन दुआएं हैं, आप कह रहे हैं 12th मैन हम लोग ही हैं। हम लोग ही। देखिए, मैं फिर भी ये कहूँगा कि अल्लाह सबके ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सबके साथ है। लेकिन रमज़ान में सबकी दुआएं चल रही होती हैं, ये तो हमने सबसे सुना हुआ है कि सहरी के वक्त दुआ करें वो कबूल होती है, इफ्तारी के वक्त दुआ करें वो भी कबूल होती है। तो मेरा ख्याल ये हमें 2 दफ़ा देखा हुआ है, 92 के वर्ल्ड कप में, चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा हुआ है। जैसे सरफराज के 2 कैच ड्रॉप हो गए थे बड़े इजी श्रीलंका से, अगर वो हो जाते तो फिर आप बाहर हो गए। इसी तरह इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच जो वॉश आउट हो गया था 92 वर्ल्ड कप में, अगर वो हो जाता तो हम उसमें भी बाहर हो जाते। तो ये चीज़ें अल्लाह पाक ने दिखाई हुई हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में जो हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को मार दिया। तो वो भी कुदरत का निज़ाम, मजाक उड़ा रहे थे लोग सकलैन का, लेकिन अल्लाह ने उसका साथ दिया उसकी बातों में। तो हम तो मजाक उड़ाने में बादशाह है ना, ट्रोलिंग में तो हम किंग हैं। अच्छा यूसुफ भाई, आपने रमज़ान की बात की, रिलीजन की बात की। उस ज़माने में ये बात होती थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और आप इसके हिस्सा थे और जिंदा रहे हैं इसमें,
के जी और रिलीजन के बगैर तो नहीं, वो आप टीम में नहीं हो सकते और ऐसे नहीं हो सकते, और आपने माशाल्लाह जब कन्वर्ट किया तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि यार ये इसलिए था क्योंकि इंजमाम जब कैप्टन थे तो उस टाइम रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। क्या ये सच है? अच्छा, आपको ये लगता है? लोग ये कहते थे। अब सर तो मैं किन लोगों को लगता है? मुझे नहीं पता सर, वही जो चूरन बेचते हैं। मैं तो बच्चा था उस टाइम, 13 साल का, हम टीवी पे देखते थे। अभी तो मुझे क्लीन शेप बैठा होना चाहिए था, मस्जिद में भी नहीं जाना चाहिए था, और सुन्नत पे भी अमल नहीं करना चाहिए था, और दीन की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। दानिश कनेरिया ने अभी रिसेंटली भी, दानिश कनेरिया को छोड़े, बाकी जो कह रहे हैं उनका बताया। दानिश कनेरिया तो बेचारा नादान है, बाकियों को बताया जो बाकी आप कह रहे हैं वो कौन है? आप भी उसमें नहीं, मुझे तो नहीं पता इसका। क्लीन शेप देखिए, जो बंदा जबरदस्ती होता है वो दाढ़ी नहीं रखता, क्योंकि दाढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बिल्कुल, ये वही रखेगा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो मैं सबसे पहले दाढ़ी कटवाता, कि मैंने इंजमाम भाई के इन्फ्लुएंस में रहे। इंजमाम भाई ने भी मेरे बाद दाढ़ी रखी है, मैंने उनसे पहले रखी है। ये दीन ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे कबूल किया। मैं अगर मुसलमानों को अपने दीन पे शक है, लग रहा है मुझे ऐसा, आपसे बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि मैंने इंजमाम की वजह से कलमा पढ़ा है। तो ऐसा तो नहीं है, मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की वजह से पढ़ा है। तो क्या जिन्होंने इख्तियार की है वो सईद अनवर ने इख्तियार की थी। अच्छा जी। तो सईद अनवर साहब ने आपको क्या बताया था? उन्होंने मुझे कहा जी हमें देख के तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमानों को देख के। सीधी बात उन्होंने बताई थी। तो मेरा ख्याल है कि बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैं बचपन से मुसलमान लोगों में रह रहा था, लेकिन कभी भी शौक़ पैदा नहीं हुआ मुसलमान। लेकिन जैसे सुन्नत ज़िंदगी देखी, उससे आइडिया हुआ कि वाकई जो ये इस्लाम है ये तो कुछ और है, बाकी मुसलमान जो ज़िंदगी गुजारे वो कोई और है। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान होता है। गैर मुस्लिम ये बात करें तो बात समझ में आती है, उन बेचारों को पता नहीं है। जैसे मुझे ट्विटर पे बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आप क्रिकेट खेलने के लिए मुसलमान हुए, अब अंदाज़ा लगाएं। लेकिन आपका पूरा करियर था। वो तो बेचारों को पता नहीं ना, उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन आप कह रहे हैं मुसलमान भी ये बात करें, तो ये तो हैरानगी वाली बात है शायद। नहीं, आप सही कह रहे हैं, और नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं कि आपकी एक फाउंडेशन है, उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, क्या काम कर रहे हैं? अभी रमज़ान का महीना भी आ रहा है, ऑब्वियसली पीपल डोनेट अ लॉट, एंड हम एक महीने के लिए अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, जब भी अल्लाह मौका दे दे अच्छे काम करने चाहिए, चाहे एक महीना मिल जाए, चाहे एक दिन मिल जाए, क्या पता कब अल्लाह किसी को चेंज कर दे। तो मैं चेंज हुआ हूँ, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हदायत है। हदायत अल्लाह की तरफ से, कोई नबी भी हदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह ने चाहा तो मैंने कलमा पढ़ लिया, अगर अल्लाह ना चाहते तो मैं कलमा नहीं पढ़ सकता था। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह वही कहेगा जिसको अल्लाह चाहेंगे। बिल्कुल, कोई इंसान भी चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई जरिया बनता है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी थी, उनको देख के लोग मुसलमान हुए, अब उनके तरीक़ों को देख के लोग मुसलमान हुए। लेकिन कोई ना कोई ज़रिया बनेगा, चाहे आप बन जाएं, मैं बन जाऊँ, ये बन जाए, लेकिन कोई ज़िंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपने फाउंडेशन की बात की जी, मेरी फाउंडेशन है MYDF, मोहम्मद यूसुफ डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये 3 जगहों पे काम करेगी इंशाल्लाह, कर भी रही थोड़ा बहुत। एक तो स्पोर्ट्स है, और हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों जगह, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, 4-5 करोड़ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं जा पा रहे, और जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए हम काम करना चाह रहे हैं कि जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे क्रिकेट में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, उसमें हेल्थ में ज़रूरत पड़ेगी उधर भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, एजुकेशन के भी हेड हैं, क्रिकेट को मैं खुद देख लेता हूँ। तो इस तरह के लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। क्रिकेट में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अभी तो शुरू नहीं किया, लेकिन ये है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ऐसे लोग होंगे, अच्छे प्लेयर होंगे, उनको मैं खुद देखूंगा, अगर अच्छा होगा तो उसको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। चलें, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। यूसुफ भाई, एक आखिरी चीज़ रिलीजन के रिलेटेड, क्या वो चीज़ें थी जो आपने पढ़ी? सईद अनवर साहब ने, आपने बोला एक बड़ा इन्फ्लुएंस था आपकी ज़िंदगी में। अगर आप मुझे बताएं कि एक इंसान जो नहीं मुसलमान था, उस क्या वो एक मोमेंट था आपने जब कहा कि ये चीज़ें ये सही हैं, ये अल्लाह की तरफ से हैं? देखिए, पढ़ी तो बाद में शुरू की हैं, क्योंकि पहले दिखाया गया मुझे इस्लाम, क्योंकि उससे पहले तो इस्लाम नज़र ही नहीं आता यहाँ पाकिस्तान में। तो मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक ज़िंदगी देखिए, जो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, सुन्नत ज़िंदगी। कितने लोग हैं जो दाढ़ी रखते हैं? कितने हैं आपकी नज़र में? है कम है।
कितने कम है? आइडिया नहीं है वैसे एग्जैक्ट नंबर। मुश्किल से 1% होंगे। ये आपसे मुबारक ज़िंदगी है। बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई दाढ़ी रख लेगा तो फरिश्ता हो जाएगा, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा तो लेकिन ये हुक्म है हमें। नमाज फ़र्ज़ है, इस पे कोई किसी को इश्काल है? 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, कितने लोग पढ़ते हैं? आइडिया है? कम। कितने? 5% शायद, 10% कर ले। बाकी 90% क्या कर रहे हैं? फ़र्ज़ नमाज है, बिल्कुल, वो हम नहीं पढ़ रहे। फजर में कितने लोग आते हैं? 1-2 लाइनें। फजर की नमाज पे फ़र्ज़ है, वो किसने की है? अल्लाह ने की है कि हमने की है? अल्लाह ने की है। तो जुम्मे की नमाज किसने फ़र्ज़ की? तो जुम्मे पे तो जगह नहीं मिल रही होती, फजर पे कहाँ होते हैं? तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जो एकदम चेंज हुई सईद अनवर में, क्योंकि वो पहले भी मुसलमान थे लेकिन ये चीज़ें नहीं थी उनमें। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने पूरी तरह इस्लाम में आए, उन्होंने वही हुलिया अपनाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो जो कर रहे थे वही वो कर रहे थे। सहाबा को क्यों दुनिया में जन्नत की बिशारत दी? इसलिए कि वो सुन्नत समझ के सब कुछ करते थे। हम सुन्नत समझ के सब कुछ छोड़ देते हैं, इसीलिए हमें मुश्किल होती है। सईद अनवर की ज़िंदगी में कितना आपने कैरेक्टर वाइज फ़र्क देखा था जब वो? अच्छा, इतना फ़र्क है। अच्छा। कि आपकी सोच होगी। अच्छा, क्या अगर मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि पहले सईद अनवर साहब कैसे थे? और जब वो समझा दिया मैंने आपको कि ये चीज़ें हैं, वो अगर आप भी अपना लेंगे आपको भी नज़र आना शुरू है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भाई आपको देख के चेंज हो जाएंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। नबी की ज़िंदगी जिसने भी इख्तियार की होगी और जिसके दिल में होगा कि हाँ मुझे हक पे चलना है, ये हक रास्ते पे जाना है, वो नबी की ज़िंदगी को देख के चेंज हो जाएगा। अगर हमें यकीन है इस बात का, अगर हमें मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। हम उंगली उठाते रहते हैं, दाढ़ी वाला ऐसे है, ये नमाज़ पढ़ने वाला है। भाई वो 2 काम सही कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसकी सज़ा होगी, उसको किसने करनी होगी? ये तो अल्लाह को पता है ना। जो गलत कर रहा है उसकी सज़ा किसने देनी है? तो अल्लाह देंगे ना। हम खुद ही जजमेंटल हो जाते हैं, हम खुद नहीं होना। जो काम सही कर रहा है उसको तो ठीक समझे। एक बंदा 3 आउट कर रहा है, 7 बैटिंग नहीं हुई तो चलो बॉलिंग तो सही कर रहा है ना। एक बंदा रन्स कर रहा है, चलो बॉलिंग नहीं हुई तो रन्स तो कर रहा है ना। कोई जो चीज़ सही हो रही है उसको मान लें। यूसुफ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी करियर में, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ें थी? मैं समझता हूँ अल्लाह ने जो मेरे पे एहसान किया कलमे का, ये सबसे बड़ी है। दुनिया की चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, ये तो सबको मिल रही हैं। ये ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए सब कोशिश कर रहे होते हैं, काम करना है, मेहनत करनी है ज़रूरत के तहत। लेकिन अगर कलमा ही नहीं है और सारी दुनिया की चीज़ें हासिल कर लूँ तो मैं एंड ऑफ द डे मैंने मरना है। चीज़ें इधर ही रहे नहीं, कलमा साथ जाना है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। नहीं, हम यहाँ पे आई थिंक एक आखिरी चीज़ आपके साथ करेंगे, फिर मैं आपको जाने देता हूँ। थोड़ा लाइटर नोट पर ख़त्म करते हैं एक रैपिड फायर के साथ। तो मैं आपसे सवाल कुछ पूछूंगा और आपने जवाब देने हैं विथ 1 वर्ड, ठीक है? फेवरेट बैट्समैन ऑल टाइम? सईद अनवर। हार्डेस्ट बॉलर यू एवर फेस्ड? काफ़ी थे, कोई एक नाम लेना मुश्किल है। फिर भी कुछ 2-3 नाम दे दें। वॉल चैम्बर्स, शेन वॉर्न, अपनी टीम के तो ले ही नहीं सकते, वसीम अकरम, सिकलैन मुश्ताक, शुएब के खिलाफ मैंने छक्के भी मारे हुए, इसलिए मुझे हार्डेस्ट नहीं। शुएब को मैंने फर्स्ट क्लास में छक्के मारे, उसके 2 हफ्ते बाद ही टेस्ट खेला था। तो अपना मैग्रा, ब्रेटली, पॉलक, डोनाल्ड, हार्मसन, फ्लिंटॉफ। फनीएस्ट टीममेट इन द ड्रेसिंग रूम? शुएब मलिक एंड रज़ाक। अच्छा। बेस्ट कैप्टन यू एवर प्लेड फॉर? या मैं जिन सबके साथ खेला हूँ मुझे सब ठीक लगे, कोई ऐसा वो नहीं है। आउटस्टैंडिंग ना कम? नहीं, सब ठीक थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, फेवरेट इनिंग्स आपकी अपनी? काफ़ी हैं, टॉप 3 बता दें। टेस्ट में लॉर्ड्स और मेलबर्न, और वनडे में भी बहुत है, अब क्या करें। माशाल्लाह, ठीक है। बिगेस्ट रिग्रेट? कोई भी नहीं। बिगेस्ट फाइट ऑन द पिच?
कभी आप बैटिंग कर रहे हो और टीममेट्स या ऑपोजिशन से लड़ाई होगी हो? लड़ाई का इतना वो नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आता था शेन वॉर्न के साथ। अच्छा, शेन वॉर्न जब स्लेजिंग करता था आपको? स्लेजिंग तो ऑस्ट्रेलियन करते ही थे उसको। हाँ। अब तो सोशल मीडिया की वजह से सब दोस्त हो गए, हाँ। वरना उस टाइम तो आप जैसे रोप क्रॉस करते थे गालियाँ शुरू हो जाती तो आप तो सोशल मीडिया ने शेन इजी वॉर्न के कर साथ आप एंजॉय करते थे? हाँ, जब बहुत मजा आता। लोगों को तो इतना डर लगता था शेन वॉर्न से। क्यों डर लगना है? आप में स्किल हो तो आप किसी नहीं डरेंगे। जब स्किल नहीं होती ना, फिर आप मेंटली डाउन हो जाते। अच्छा, ये कितना मैटर करता है? आपने स्किल की बात कर दी, यानी हम रैपिड फायर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरा अगला सवाल भी यही था कि अब ये एक वर्ड बन गया क्लच। ये जो ना कि बेन स्टोक्स क्लच है, विराट कोहली क्लच है, कि उनका मेंटालिटी ऐसी है कि वो जब छक्का चाहिए होगा तो वो मार सकते हैं। युवराज सिंह के बारे में कहते हैं, धोनी के बारे में कहते थे। क्या ये बस एक स्किल की चीज़ है, या क्या ये एक्चुअली एक मेंटालिटी है कि मैं ऑन हो जाऊंगा? और अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे क्लच प्लेयर आपके ज़माने का कौन था? ब्रायन लारा था, सईद अनवर था क्लच प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग कह सकते हैं। और बॉलर मैं अगर आपको बोलूं एक ओवर है, मैच बचाना है, 7-8 रन रहते हैं और आप किसी पाकिस्तानी को वो ओवर दे सकते हैं, तो किसको दें? दो ही हैं, फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम, स्पिन में सकलैन मुश्ताक। आपने वैसे शेन वॉर्न को भी कह रहा था, सकलैन को भी कह रहा था। सकलैन मुश्ताक अपनी पीक पे कितने अच्छे थे? देखिए दोनों डिफरेंट है, एक ऑफ स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, तो दोनों टॉप बॉलर थे। दोनों ने देखा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में किसी ने आखिरी 5 ओवर किए हैं तो वो सकलैन मुश्ताक है। इससे पहले और बाद में कभी किसी ने किए नहीं। तो सकलैन मुश्ताक तो मैं कहूँगा कि बदकिस्मत है कि पाकिस्तान में अगर किसी दुनिया की किसी और टीम में होता तो उससे अभी वो स्टैचू बने होते उसके, और पता नहीं क्या क्या होता। क्यों है बदकिस्मत कि वो पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जो उसको अल्लाह ने क्वालिटी दी है शायद ही किसी के पास होगी दुनिया में। पूरी दुनिया, आप उसका मुरलीधरन का इंटरव्यू सुना कभी? उसने कहा मैं इसकी बॉलिंग देख रहा था तो मैंने उधर से सीखना शुरू किया है। दूसरी दुनिया के लोग बात कर रहे होते, हमारे इधर तो पता ही नहीं सकलैन है कौन। हमारे इधर तो वो आपने जो बात की ना कि ये T20 के लिए सारे हीरो बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, क्रिकेट कोई नहीं खेलना चाहता, ये वो वाला चक्कर। चलें, अब मैं पूछूंगा कि मैं 2 क्रिकेटर का नाम लूंगा, आपने मुझे बताना है इन दोनों में से बेहतर कौन है, या आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करते हैं, ठीक है? शोएब अख्तर, इरफान पठान? ऑब्वियसली शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, ज़हीर खान? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर? हाँ, एक स्किलफुल है और पेस भी है, ये टफ है। ये दोनों अच्छे हैं, एक पिक करना है, मुश्किल है, आगे आए। चले मैं आपके लिए कह देता हूँ कि शोएब अख्तर, ठीक है? या मोहम्मद शमी? नहीं। अच्छा, मोहम्मद आसिफ? आसिफ या कपिल देव? खैर आपने कपिल देव ऑलराउंडर था। वो देखिए उस टाइम का जो ऑलराउंडर्स थे उनमें ये कपिल देव भी 4-5 टॉप के ऑलराउंडर थे, उनमें कपिल देव भी थे। आसिफ या वकार यूनिस? ये दोनों डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वकार यूनिस या जसप्रीत बुमराह? वकार यूनिस। वैसे आपको बुमराह कितना रेट करते हैं आप? बुमराह लोग अब वसीम अकरम के कंपैरिजन में कर रहे हैं। देखिए मीडिया जिनके हाथ में है वो इंडियन है ज़्यादा, तो करते रहे, लेकिन आप अगर ब्रायन लारा से पूछेंगे वो कहेगा वसीम अकरम। तो जो आउटसाइडर है उनकी बात ज़्यादा चली। इंडियंस कहते रहे जो कहना है उन्होंने, लेकिन वसीम अकरम से बड़ा बॉलर कौन है? किसी से भी बात कर लें, किसी से भी पूछ लें। तो मेरा आखिरी सवाल यही था, वकार यूनिस या वसीम अकरम? वसीम अकरम, वो तो वकार भाई भी कह देंगे। फेयर इनफ। चलें बैट्समैन पे आते हैं, मोहम्मद यूसुफ या सौरव गंगुली? ऑब्वियसली मोहम्मद यूसुफ, रिकॉर्ड भी बोलता। मोहम्मद यूसुफ या राहुल द्रविड़? टफ है, राहुल द्रविड़ या यूनुस खान? राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर या इंजमामुल हक? सचिन या हम लोग सही बात करेंगे, ये नहीं कि इंडियन की तरह अपने बंदों का नाम लेते थे, ऐसी बात नहीं। जो सही है वो सही है। सचिन या रोहित शर्मा? सचिन या बाबर आजम? सचिन या विराट कोहली? सचिन। ऑलराउंडर्स पे आते हैं, अब्दुल रज़ाक या हार्दिक पांड्या? पांड्या या शाहिद अफरीदी? पांड्या या जडेजा? दोनों डिफरेंट है मेरा ख्याल है। पांड्या एक समझ लें कि इंडिया में कपिल देव के बाद कोई बेस्ट ऑलराउंडर आया तो वो पांड्या है। पांड्या या इमरान खान? इमरान खान। चलें सर,
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को मिली। इंशाल्लाह आपको वापस बुलाएंगे। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.